नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से जुमेरात के रोज़ राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। PM मोदी ने सदर जमहूरिया को पंजाब दौरे पर उनकी सिक्योरिटी में हुई गड़बड़ियों की पूरी जानकारी दी। सदर जमहूरिया ने वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में चूक पर तशवीश जाहिर की। वहीं साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा ने PM की सिक्योरिटी चूक को अफसोसनाक कहा। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने भी सिक्योरिटी चूक पर वज़ीर आज़म मोदी से बात की। PM नरेंद्र मोदी चारशंबे के रोज़ फिरोजपुर में चुनावी रैली को खिताब करने जा रहे थे। रैली की जगह से करीब 8 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर PM का काफिला रोकना पड़ा, जहां करीब वो 20 मिनट तक फंसे रहे। जहां PM रुके वो जगह पाकिस्तानी सरहद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही वाक़ थी। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में चूक पर सवाल उठाने वाली अर्जी पर जल्द समाअत के लिए जुमेरात को मुत्तफिक हो गया है। चीफ जस्टिस NV रमना की बेंच के सामने सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने स्पेशल मेंशन के तहत समाअत की दरखास्त की। सिंह ने चारशंबे को पंजाब के भटिंडा में वज़ीर आज़म के सड़क के जरिए सफर के दौरान सिक्योरिटी चूक से मुतालिक मामले को बहुत जरूरी बताते हुए इससे मुतालिक अर्जी पर जल्द समाअत करने पर जोर दिया। इसके बाद बेंच ने इस मामले को जुमे को समाअत के लिए दर्ज कर लिया। बेंच ने लॉयर्स वॉइस की जानिब से दायर पिटीशन की कॉपी पंजाब हुकूमत के वकील को देने की हिदायत देते हुए कहा कि वो इस मामले की कल समाअत करेगी। दरखास्त में मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी चूक से बचने के लिए पूरे वाक़े की मौसर और पेशा वाराना तहकीकात का मुतालबा किया गया। दरखास्त में अदालत उज़्मा से इस्तेदा की गई कि वो भटिंडा के जिले जज को सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेने की हिदायत दे। पंजाब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के काफिले की सिक्योरिटी में चूक के 24 घंटे बाद कांग्रेस आला कमान ने वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी से बात की। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने इस मामले की तफसीली जानकारी चन्नी से ली। उन्होंने चन्नी से कहा कि मोदी पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने चन्नी से कहा कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरे को लेकर सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे। चन्नी ने सोनिया गांधी को बताया कि पंजाब हुकूमत पूरे मामले की जांच करवा रही है। इसके लिए सर्विंग जज जस्टिस मेहताब सिंह गिल और रियासत के होम सेक्रेटरी अनुराग वर्मा की जांच कमेटी बनाई गई है। कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करेगी। दिलचस्प पहलू यह है कि एक तरफ चन्नी ने 2 मेंबर कमेटी बना रखी है, तो दूसरी तरफ वो चूक से इनकार भी कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि इसमें कोई चूक नहीं हुई है। PM मोदी ने ही आखिरी वक्त में सड़क से जाने का रूट बना दिया। अब वो चुनावी रैली में भी इस बात को भुना रहे हैं कि PM मोदी की सिक्योरिटी में चूक के बहाने पंजाब और पंजाबियों को बदनाम किया जा रहा है। वहीं BJP के रियासती सदर अश्विनी शर्मा ने कहा कि PM मोदी की सिक्योरिटी में चूक की पूरी साजिश दिल्ली में रची गई थी। इसमें कांग्रेस हाईकमान शामिल है। पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत ने इसे लागू किया। PM की सिक्योरिटी चूक के मामले में शर्मा ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भटिंडा हवाई अड्डे पर दिए गए एक मुबैना बयान पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब का दौरा करके पंजाब के अवाम की तौहीन की और इससे पूरी दुनिया में पंजाबियत गर्द आलूद हुई है, उसे दागदार किया गया है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मोदी के बयान की बाबत ऐसा तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुल्क की शबिया को दागदार किया जा सके। 2017 लंका गेट पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कुछ छात्राएं, 500 के लगभग छात्राएं यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन करने आ गई। प्रधानमंत्री जी को वहीं से गुजरना था। पुलिस के आला अधिकारी गए, मनाने की चेष्टा की, वो नहीं हटी। वो नारेबाजी कर रही थी, वो अपना विरोध व्यक्त कर रही थी। उनका अधिकार था, लोकतांत्रिक अधिकार था। क्या आपने सुना कि प्रधानमंत्री वाराणसी एयरपोर्ट पर जाते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नाम पे ये संदेश दिए कि थैंक यू आदित्यनाथ जी, मैं जिंदा वाराणसी एयरपोर्ट पे लौट आया हूं? सुना आपने? उदाहरण नंबर 2, 15 सितंबर 2018
स्वच्छता श्रमदान के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का काफिला पहाड़गंज जाते हुए दिल्ली की ट्रैफिक जाम में फंस गया। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे तारीफ की गई कि देखिए कितना आम आदमी की तरह प्रधानमंत्री जी रुके हुए लाल बत्ती पर या ट्रैफिक जाम में। क्या आपने सुना कि संदेश दिया हो अरविंद केजरीवाल को कि अरविंद जी थैंक यू, मैं सकुशल 7 लोक कल्याण मार्ग पर जिंदा लौट आया हूं? नहीं सुना। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। मेजेंटा लाइन गौतम बुद्ध नगर, तारीख थी 25 दिसंबर 2017, उसके उद्घाटन पर प्रधानमंत्री जी जा रहे थे। वहां कहीं रास्ता भटक गए, कुछ मिनटों का विलंब हुआ, एक छोटा अधिकारी पुलिस का सस्पेंड हुआ। क्या आपने सुना कि आदित्यनाथ जी धन्यवाद, थैंक यू, मैं जिंदा लौट आया हूं? ये शब्द शोभा देते हैं प्रधानमंत्री को। तो जहां जहां आपके अपनों की सरकार है, आपकी अपनी सरकार है, वहां आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। वहां आप बर्दाश्त कर लेते हो ट्रैफिक जाम में फंसना और अपनी तारीफ और करवा लेते हो। जो अपना आपका विधान लोक महीने भर पहले कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी के कुछ शो कैंसिल हुए थे। इस पर दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने सियासी कायदीन और फिल्म इंडस्ट्री का भी सपोर्ट मिला। अब इन दोनों ने पीएम मोदी की पंजाब में रैली कैंसिल होने पर तंज कसा। इन दोनों ने ही इसे अपने शो के रद्द होने से जोड़ा। हालांकि एक बार फिर मुनव्वर फारूकी का जो शो 9 जनवरी को हैदराबाद में होने वाला था, वो तेलंगाना हुकूमत में कोविड केसेस की वजह से कैंसिल कर दिया गया। कॉमेडियन कामरा ने किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन शो कैंसिल होने से इशारा मोदी हुकूमत की तरफ ही था। कुणाल ने लिखा कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से आपका शो कैंसिल हो गया, बहुत हैरानी की बात है, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। गौरतलब है कि कुणाल मुल्क में सियासी हालात पर कमेंट्स करते हैं। कामरा की कॉमेडी अक्सर मौजूदा हुकूमत को निशाना बनाती है। पिछले साल इंडिगो और हुकूमत के तहत चलने वाली एयर इंडिया के तहत कई एयरलाइंस ने उनके सफर पर पाबंदी लगा दी थी। कुणाल की तरह ही मुनव्वर फारूकी ने भी बिना किसी का नाम लिए लिखा कि वो मौसम की वजह से पंजाब का शो कैंसिल हो गया, उफ, लेकिन मेरा वहां कोई शो नहीं था। पिछले साल मुनव्वर इंदौर में अपने एक मुतनाज़िया शो के चलते जेल भी गए थे, तब उन पर कुछ लोगों ने मजहबी जज्बात को भड़काने का इल्जाम लगाया था। सूरत के सचिन इंडस्ट्रियल एरिया में आज मुमकिन तौर पर एक केमिकल टैंकर से नाले में बहाए जाने वाले केमिकल की वजह से मुश्तबा तौर पर जहरीली गैस फैलने से कम 6 मजदूरों की मौत और 19 दीगर बीमार हो गए। सचिन थाने के पुलिस इंस्पेक्टर केपी जडेजा ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि साड़ी और कपड़ों पर प्रिंटिंग करने वाली विश्व प्रेम डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल की फैक्ट्री के करीब सुबह सवेरे यह वाकया पेश आया। पुलिस सुबह तकरीबन 4:15 बजे इत्तला मिलने पर सचिन जीआईडीसी में वाकई इस फैक्ट्री के करीब पहुंची तो वहां 25 मजदूर गैस से मुतासिर पाए गए। ये सब फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर पर काम कर रहे थे। उन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल ले जाएगा, जहां इलाज के दौरान एक खातून समेत 6 अफराद ने दम तोड़ दिया, दीगर का इलाज किया जा रहा है। जडेजा ने कहा कि जाए वकूफ से कुछ ही फासले पर केमिकल से भरा एक टैंकर मिला, जो कि इस्तेमाल शुदा केमिकल को नाले में बहाने की कोशिश में जहरीली गैस में तब्दील हो गया होगा। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के माहिरीन इसकी तहकीकात कर रहे हैं। वाकई की दीगर पहलुओं से भी तफ्तीश की जा रही है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके को भी खाली करा लिया गया। बुलीबाई ऐप बनाने वाले अहम मुलजिम को दिल्ली पुलिस की IFSO टीम ने गिरफ्तार कर लिया। ये इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन इस टीम का नाम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक DCP KPS मल्होत्रा की टीम ने कलीदी मुलजिम को आसाम से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए नीरज बिश्नोई पर इल्जाम है कि उसने गिट हब नामी प्लेटफॉर्म पर बुलीबाई ऐप तैयार किया था, जिसके जरिए मुस्लिम खवातीन पर नाजिबा बातें की जाती थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नीरज बिश्नोई मामले का अहम मंसूबा साज है। उसी ने बुलीबाई ऐप तैयार किया और उसी ने ट्विटर पर भी इस ऐप को लिंक करके पोस्ट किया। मुलजिम नीरज बिश्नोई की उम्र तकरीबन 21 साल है। दिल्ली पुलिस उसे आसाम से लेकर दिल्ली पहुंच रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस टीम कलीदी मुलजिम को 3:30 बजे तक एयरपोर्ट लेकर पहुंची। इससे पहले दिल्ली कमीशन बरा खवातीन ने दिल्ली पुलिस को बुलीबाई और सुल्ली डील ऐप्स पर काबिल एतराज मवाद की तहकीकात के सिलसिले में
इस हफ्ते के आखिर तक उसके सामने पेश होने की हिदायत दी। दिल्ली कमीशन बराए खवातीन की तरफ से पीर के रोज जारी करदा एक बयान के मुताबिक उसने गिटहब ऐप पर मुतअद्दिद मुस्लिम खवातीन की तस्वीर उनकी रजामंदी के बगैर अपलोड करने से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स का आज खुद नोटिस लिया है। खुसूसी जांच टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने गुज़िश्ता साल 3 अक्टूबर को हुए लखीमपुर खीरी तशद्दुद के दौरान बीजेपी के 3 कारकुनों का मुबैना तौर पर पीट कर कत्ल करने के मामले में 12 किसानों को तलब किया है। उनमें से बेशतर किसानों ने पहले कहा था कि वो मौके पर मौजूद थे लेकिन हमले में शामिल नहीं थे। उस वक्त उन पर फसाद और खसदन चोट पहुंचाने जैसे जमानती दफात के तहत इल्जाम लगाए गए थे और उन्हें CRPC की दफा 41 के तहत SIT अफसरान ने छोड़ दिया था। इस मामले में अब तक 7 किसानों की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है और SIT मामले में मजीद मुश्तबा की तलाश कर रही है। SIT के एक रुकन ने कहा कि हमने उन किसानों के बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया जो मौके पर मौजूद थे और भीड़ का हिस्सा थे। उनमें से कुछ पहले हमारे सामने पेश हुए लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। किसानों की नुमाइंदगी कर रहे वकील हरजीत सिंह ने कहा कि कुछ किसानों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा थे लेकिन तशद्दुद में शामिल नहीं थे। अब जिन किसानों को समन मिला है वो ही किसानों के कत्ल के मामले में गवाह है। हम SIT के काफिले में सवार 2 दीगर मुलजिमीन की तलाश का इंतजार कर रहे हैं जो भागने में कामयाब रहे थे। मरकजी वजीर अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले ने 4 किसानों और एक सहाफी को मुबैना तौर पर कुचल दिया था। तब नाराज किसानों ने मुबैना तौर पर 3 बीजेपी कारकुनों का कत्ल कर दिया था और 2 SUVs को आग लगा दी थी जो काफिले का हिस्सा थी। इस मामले में क्रॉस FIR दर्ज की गई और SIT ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें आशीष समेत 14 लोगों को नामजद किया गया जो किसानों की मौत के लिए जेल में बंद है। लिंचिंग मामले में 7 किसानों को गिरफ्तार किया गया। बाद के मामले में जांच जारी है। दारुल हुकूमत दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक के लाजपत राय मार्केट में खौफनाक आग लग गई। इत्तला मौसूल होने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। आग किस तरह लगी उसकी वजह का अभी इंकशाफ नहीं हुआ, ताहम ख्याल किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हुआ। दिल्ली फायर सर्विसेज के असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर राजेश शुक्ला ने कहा कि कल 105 आरसी दुकानों में आग लग गई। ये इलाका तय बाजारी के तहत आता है। लोगों का कहना है कि आग बिजली की खराबी की वजह से लगी, उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग बुझ गई और कूलिंग चल रही है। महकमे फायर ब्रिगेड के साथ मकामी लोगों की बड़ी तादाद भी वहां मौजूद थी। हिंदुस्तान की शुमाल मशरकी रियासत आसाम की हुकूमत ने अपने मुलाजिमीन, सरकारी ओहदेदारों और वज़रा को नए साल के तोहफे के तौर पर 6 और 7 जनवरी को अपने बुजुर्ग वालिदैन, सास या ससुर को वक्त देने के लिए खुसूसी छुट्टियां देने का फैसला किया। 8 और 9 जनवरी यानी हफ्ता और इतवार के रोज मुकर्ररा सरकारी छुट्टियां होंगी। इस तरह लोग अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों के साथ 4 दिन का वक्त बिता सकते हैं। 2 दिन की छुट्टियां तनख्वाह के साथ दी जाएंगी। 2 दिन की मुफ्त छुट्टियों के लिए सरकारी मुलाजमीन को ताहम छुट्टियों से दफ्तर वापसी पर अपने बुजुर्ग वालिदैन या ससुराली रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारने का तस्वीरी सबूत सीनियर हुक्काम को देना होगा। उन्हें कम से कम 12 तस्वीरें जमा करानी होंगी। जिन मुलाजमीन के वालिदैन या ससुराली रिश्तेदार जिंदा नहीं है वो इस पेशकश का फायदा उठाने से महरूम रहेंगे। आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं मुलाजमीन से अपील करता हूं कि वो 6 और 7 जनवरी को अपने वालिदैन या ससुराली रिश्तेदारों के साथ वक्त बिताएं। 8 और 9 जनवरी को बिलतरतीब हफ्ते और इतवार होने की वजह से मुलाजमीन को मुसलसिल 4 दिनों तक अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि मुलाजिमीन बशमूल वज़रा और आला सरकारी अफसरान भी इसका फ़ायदा उठाएं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत इस मकसद से एक पोर्टल शुरू कर रही है जहां सरकारी मुलाजिमीन अपने बुजुर्गों के साथ छुट्टियां बिताने की तस्वीरें अपलोड कर सकेंगे। तस्वीरी सबूत पेश नहीं करने पर तनख्वाह काट ली जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज कैबिनेट का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में कई बड़े फैसले लिए गए। इस मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट वजीर अनुराग ठाकुर ने बताया कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे मरहले को मंजूरी दी गई है। इस पर हुकूमत 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय किए गए उस सबसे मैं आपको अवगत करवाने के लिए आया हूं। पहला निर्णय इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
इसके लिए किया गया है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 को आज स्वीकृति मिली है। इस स्कीम पर लगभग 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और इस स्कीम के माध्यम से 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा और लगभग 20 गीगावाट रिन्यूएबल पावर का इवैक्यूएशन किया जाएगा। फेज 2 के अंतर्गत 7 राज्यों में, जो कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, यहां पर 10,750 किलोमीटर सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। और जैसा आपको पता है कि इससे पहले भी जो फेज 1 था उसमें भी जो निर्णय के हिसाब से अब तक लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। फेज 1 में 10,142 करोड़ रुपए की कुल लागत थी इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए और इनमें 8 राज्यों के लिए स्वीकृति दी गई थी। जो पूर्व में फेज 1 में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। फेज 2 2021-22 से लेकर 25-26 तक के लिए रहेगा और ये जो 12,000 करोड़ है इसमें से केंद्रीय वित्तीय सहायता लगभग 33% रहेगी। इतना ही हिस्सा KfW जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जर्मनी की, उसके माध्यम से एक ऋण के रूप में राज्यों को मिलेगा और इससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में जहां एक और उत्पादन का हमने लक्ष्य नॉन फॉसिल के लिए रखा है 500 गीगावाट का, उसके लिए इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के अंदर ही जितनी ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत है उसका भी राज्यों को लाभ मिलेगा और ट्रांसमिशन नेटवर्क जल्दी खड़ा हो पाएगा। एक बहुत बड़ी क्रांति ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी में मोदी जी के आने के बाद हुई है और केवल भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक लीडरशिप देने का काम जिस तरह से किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया सरमायाकुशी के मुतालबे से मुतालिक भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी जुमेरात को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ने अर्जी खारिज की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में अपनी दरखास्त में मरकजी हुकूमत और टाटा सन्स के साथ 18,000 करोड़ रुपए के सौदे में मनमानी और बदनुमानी का इल्जाम लगाया था और कहा था कि सौदा मफाद आम्मा के खिलाफ है। उन्होंने अपनी दरखास्त में दावा किया था कि यह सौदा टाटा सन्स को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। बीजेपी MP ने इल्जाम लगाया था कि टाटा और गैर मुल्की कंपनी एयर एशिया जॉइंट वेंचर के मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। ऐसे में टाटा के साथ माहिदा नामुनासिब है। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश हुए और सरमायाकुशी को पॉलिसी साज फैसला करार देते हुए कहा कि यह फैसला एयर इंडिया को होने वाले भारी नुकसान के पेश नजर किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिले पीलीभीत से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने सियासत में आई बदनुमानी का हवाला देते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अपने पार्लिमानी हल्के पीलीभीत के रोजा दौरे पर गए वरुण गांधी ने एक प्रोग्राम में कहा कि मुल्क में महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी शबाब पर है, ऊपर से प्राइवेटाइजेशन के नाम पर मुल्क के अहम वसाइल को फरोख्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोचने वाली बात यह है कि जब हर चीज फरोख्त कर दी जाएगी तो मुल्क का क्या होगा। हमारे मुल्क के अजदाद ने अपनी कुर्बानियां देकर इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, हम उसे बर्बाद होता नहीं देख सकते। हमें मुल्क को बचाना है, मुल्क इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। रुकने पार्लियामेंट ने अपील की कि कोरोना और ओमिक्रॉन के पेश नज़र बदनुमान सियासत के तई भी बेदार होने की ज़रूरत है। आज सियासत मफाद परस्ती और बदनुमानी में मुलविस है। वरुण गांधी ने नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि सियासत में ईमानदार लोगों को लाएं, ऐसे लीडरों को मुंतखब करें जो आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझकर दूर करें। इस दौरान उन्होंने इलाके के तकरीबन 1.5 दर्जन गांवों का दौरा किया। यह पहली मर्तबा नहीं है कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ स्टैंड लिया हो। उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि उनकी बीजेपी क़यादत से नाराजगी है और इसी वजह से मुस्तकिल वो हिज़्ब इख्तिलाफ की ज़बान इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता कई महीनों के दौरान उनकी प्रियंका और राहुल गांधी के साथ नज़दीकियां बढ़ी हैं। वाज़ेह रहे कि राहुल वरुण के ताया के बेटे हैं।
अब बात क्रिकेट की। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग में खेला गया दूसरा टेस्ट साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीत लिया। साउथ अफ्रीका के सामने 240 रनों का टारगेट था, जिसे उसने आसानी से 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। जीत के साथ ही अफ्रीकी टीम ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। हिंदुस्तान की जोहान्सबर्ग के मैदान पर 29 सालों में यह पहली हार है। जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में इंडियन टीम की 29 सालों में पहली बार हार हुई है। टीम इंडिया ने इस मैदान पर पहला टेस्ट साल 1992 में खेला था, वो मैच ड्रॉ रहा था। इस मुकाबले में पहले इंडिया ने यहां खेले 5 टेस्ट मैचों में से 2 में जीत हासिल की थी, जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ हुए थे। 29 साल में साउथ अफ्रीका की टीम कभी भी इंडियन टीम को मात नहीं दे पाई थी, लेकिन जुमेरात को यह सिलसिला भी टूट गया। न्यूजीलैंड में होने वाली आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान मिताली राज के हाथ में होगी, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। 15 रुकनी टीम के लिए वाइस कैप्टन हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। ऋचा घोष और तानिया भाटिया को विकेट कीपर के तौर पर चुना गया है। इंडियन टीम में जेमिमा रॉड्रिक्स, शिखा पांडे, हरलीन देओल, राधा यादव, वेदा कृष्णमूर्ति जैसे बड़े खिलाड़ियों को जगह नहीं दी गई है। जेमिमा ने इंग्लैंड में खेले गए 100 और बिग बैश लीग में कमाल का मुजाहरा किया था। ये वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का पहला मुकाबला 6 मार्च 2022 को पाकिस्तान के खिलाफ होगा। इसके बाद टीम न्यूजीलैंड से 10 मैच, वेस्टइंडीज से माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड से 10 मार्च, वेस्टइंडीज से 12 मार्च, इंग्लैंड से 16 मार्च, ऑस्ट्रेलिया से 19 मार्च, बांग्लादेश से 22 मार्च और साउथ अफ्रीका से 27 मार्च को भिड़ेगी। रूस के पड़ोसी मुल्क कजाकिस्तान में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से शुरू तहरीक अब सियासी बन चुकी है। चाशमे की रात से जुमेरात की सुबह तक पुलिस फायरिंग में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहां के वजीर आजम ने सदर जमहूरिया को अपनी हुकूमत का इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि अब तक तशद्दुद में किसी तरह की कमी नहीं देखी गई। इस बीच रूस भी एक्टिव हो गया है। व्लादिमीर पुतिन ने वहां अपनी फौज उतार दी है। कजाकिस्तान साबिक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के अलमाती शहर में पुरतशद्दुद भीड़ ने सरकारी इमारतों में घुसने और उनमें आग लगाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने भी ताकत का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद फायरिंग की गई। अब तक 12 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि मुल्क में कुछ ताकतें हैं जो इन हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग मारे गए हैं, उनकी पहचान की जा रही है। द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल में पब्लिश हुई एक नई रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर के शहरों में रह रहे करीब 250 करोड़ लोग एयर पोल्यूशन की चपेट में हैं। यही वजह है कि साल 2019 में इन शहरों में 18 लाख ज्यादा अमवात हुई हैं। लैंसेट की ही एक दूसरी स्टडी में साइंटिस्ट का मानना है कि 2019 में एयर पोल्यूशन से 20 लाख से ज्यादा बच्चे अस्थमा की बीमारी का शिकार हुए थे। दुनिया की 55% से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है, जहां एयर पोल्यूशन एक आम बात है। पहली रिसर्च में कहा गया है कि PM 2.5 दुनिया में बढ़ती अमवात की वजह है। ये हवा में मौजूद ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। जब ये पार्टिकल्स हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं तो हमें दिल और सांस से मुतालिक बीमारियां होने का खतरा होता है। इससे वक्त से पहले ही मौत हो सकती है। इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने दुनिया के 13,000 शहरों में साल 2000 से 2019 तक PM 2.5 की बढ़ती मिकदार का तजिया किया है। इसमें सबसे ज्यादा इजाफा साउथ वेस्ट एशिया में पाया गया। यहाँ एयर पोल्यूशन से होने वाली अमवात की शरह 33% से 84% तक बढ़ गई है। लैंसेट जर्नल की दूसरी रिसर्च कहती है कि हवा में बढ़ती नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मिकदार बच्चों में अस्थमा की बीमारी को बढ़ा रही है। NO2 एक पोल्यूटेंट है जो गाड़ियों से, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर से निकलता है। रिसर्च के मुताबिक साल 2000 से 2019 तक दुनिया के 13,190 शहरी इलाकों में चाइल्ड अस्थमा में इजाफा देखने को मिला है। बच्चों में अस्थमा के करीब 20 लाख मामले NO2 की देन है।
शुमाली कोरिया ने कहा कि चाशुम्बी के रोज उसने एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया। जनूबी कोरिया की खबर रसा एजेंसी यूनहाप ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल ने 700 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ अपने हदफ को निशाना बनाया। जनूबी कोरिया की फौज ने पहले इतला दी थी कि शुमाली कोरिया ने चाशुम्बी की सुबह बहरिया जापान की जानिब एक मिसाइल दागा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जापानी वज़ीर ख़ारजा हियाशी से टेलीफोन पर शुमाली कोरिया के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे पर तबादला ख्याल किया। ब्लिंकन ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि अमेरिका जापान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। महकमे ख़ारजा के तर्जुमान नीड प्राइस ने चाशुम्बी को एक प्रेस रिलीज में कहा कि वज़ीर ख़ारजा एंटनी जे ब्लिंकन ने आज जापान के वज़ीर ख़ारजा के साथ बातचीत की है और इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू की। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर के मुल्कों की तशवीश बढ़ा दी है। 24 घंटे में दुनिया में कोरोना के अब तक 25,76,874 मुतासरीन मिले हैं। सबसे ज्यादा तशवीश अमेरिका में बढ़ रहे मामलों को लेकर है। यहां अब तक 7,04,661 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1,802 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिन 94,108 मरीज यहाँ ठीक हुए थे। अमेरिका के बाद फ्रांस में रोजाना सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। फ्रांस में 24 घंटे में 3,32,252 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ने लगी है। जुमेरात की रात 8 बजे तक मुल्क भर में 1,07,848 नए केसेस दर्ज किए गए। तीसरी लहर शुरू होने के बाद पहली बार 24 घंटे के अंदर नए केसेस का आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ है। महाराष्ट्र में 36,265 और दिल्ली में 15,097 केसेस दर्ज किए गए हैं। डेनमार्क से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वहां 90% ओमिक्रॉन के मुतासरीन वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेज या बूस्टर खुराक ले रखी है। डेनमार्क के वजारत सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन वायरस से मुतासर लगभग 90% लोगों को कोरोना के दोनों डोज या बूस्टर डोज लग चुके हैं। इसके बावजूद इन्फेक्शन का खतरा टलता हुआ नहीं दिख रहा है। डेनमार्क में ओमिक्रॉन के जुमला 41,342 मरीजों में से 29,781 ऐसे हैं जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा कर लिया था। इसके साथ ही 7,330 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बूस्टर डोज भी पूरी कर ली है। एक और खबर हम आपको इसी से जुड़ी बताते हैं कि मुल्क में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ज्यादा पाए जाने के चलते मरकजी हुकूमत अलर्ट हो गई है। मरकज ने खास तौर पर 9 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में मामले बढ़ने के बावजूद कम टेस्टिंग को लेकर तशवीश जाहिर की है। साथ ही उन 9 रियासतों को लेटर लिखकर इंतबाह दिया है कि फौरी कोविड-19 टेस्ट की तादाद बढ़ाई जाए। उन 9 रियासतों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय और उड़ीसा शामिल हैं। चीन में वियतनाम से आए ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस पाया गया। इसके बाद इंतजामिया ने मुल्क भर में सुपरमार्केट बंद कर दिए हैं। हालांकि खाने पीने की चीजों से कोरोना फैलने के अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोइंग और जियांग सूबों के 9 शहरों में फल की जांच में वायरस मिला है। इसके बाद बैरून मुल्क से आने वाले खाने पीने की चीजों की जांच शुरू कर दी गई है। फल खरीदारों को क्वारंटाइन होने के अहकाम दिए गए हैं। चीन में दिसंबर 2020 में भी वियतनाम से आए ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस मिला था। इसके बाद वहां 26 जनवरी 2021 तक इसके इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इत्तला दी है। वजीर ने ट्वीट पर लिखा कि मेरी कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने खुद को पूरी तरह आइसोलेट कर लिया है। मेरे राब्ते में आए लोगों से गुजारिश है कि एहतियात के साथ जरूरी कदम उठाए जाएं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और चाशुमों के मुकाबले मामलों में 56.5% का इजाफा हुआ है। हैरानकुन अमर यह है कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बड़ी तादाद में डॉक्टर्स भी मुतासिर हो रहे हैं, जबकि उनकी टीकाकारी सबसे पहले की गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, लखनऊ और पटियाला में बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना से मुतासिर पाए गए। मुल्क में अब तक 1000 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र से हैं।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।